कई सालों पहले चाइना का कैपिटल बीजिंग वो शहर था जिसे स्मॉग कैपिटल कहा जाता था, जहां गाड़ियां, फैक्ट्रियों और रेगिस्तानी धूल ने आसमान को धुंधला कर दिया था। उस समय शहर की हवा में पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा था। लोग मास्क लगाकर सड़कों पर चलने लगे। लेकिन अब यह टाइटल इंडिया के कैपिटल दिल्ली को मिल गया है, क्योंकि कुछ सालों में जो एक्यूआई डेटा और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो इस बात को साबित करती हैं कि अब दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। हर साल यह प्रदूषण शहर को धुंधली चादर में ढक देता है और शायद उसके साथ साथ उस माइंडसेट को भी जो इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ पाए। लेकिन इसके इतर बीजिंग ने इफेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करके एयर पॉल्यूशन जैसे सीरियस प्रॉब्लम से लड़ाई की और स्थिति को समय रहते सुधारा और पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं दी प्रवीण डिकोड्स। एक समय था जब चाइना को किंगडम ऑफ बाइसिकल कहा जाता था। लोग अपने काम पर साइकिल से जाते थे। उस समय कार खरीदना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। पर जैसे जैसे देश इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर बढ़ने लगा, चाइना ने खुद को ग्लोबल पावर बनाने की रेस में शामिल कर लिया। डेवलपमेंट को तेज करने के लिए फैक्ट्रीज खुलने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा। इस डेवलपमेंट की तेजी में जो साइकिल मिडिल क्लास की इंस्पिरेशन होती थी, अब साइकिल की जगह कार और बस ने लेनी शुरू कर दी। विकास के लिए स्टार्ट हुई इस रेस ने एक नए खतरे को जन्म दिया और उसका नाम था एयर पोल्यूशन। जो शहर कभी साइकिल की घंटियों से गुलजार था, अब वहां कारों के हॉर्न सुनाई देने लगे। बीजिंग की बदलती इस तस्वीर के पीछे गाड़ियां ही सिर्फ एक वजह नहीं थी। दूसरी बड़ी वजह थी कोल कंजम्पशन। खासकर ठंड के समय में घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जलाया जाता था, जिससे पॉल्यूशन और कोयले की डिमांड दोनों बढ़ जाती थी। कोल बर्निंग से हवा में PM 2.5 पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। PM 2.5 पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। ये पॉल्यूटेंट पार्टिकल होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोन या उससे भी कम होता है। ये इतना बारीक होता है कि नाक के फिल्टर से भी अंदर चला जाता है और फेफड़े तथा खून तक पहुंचकर हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। 2013 में बीजिंग का PM 2.5 कंसंट्रेशन WHO के गाइडलाइन से 10 गुना ज़्यादा पहुँच गया। बीजिंग का साफ आसमान अब घने धुंध के चादर में ढक गया। लोग मास्क लगाकर घरों से निकलने लगे। शहर का स्काईलाइन अब दिखना बंद हो गया। लोगों ने इस हालात को नाम दिया एयरपॉकलिप्स, जिसका मतलब होता है हवा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होना। स्थिति यह थी कि लगातार लोग खांसी, सांस लेने की दिक्कत, इरिटेशन, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से परेशान रहने लगे। 2017 में USA के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक स्टडी में बताया गया कि लंबे समय तक पार्टिकुलेट पॉल्यूशन के एक्सपोजर से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है और हार्ट के साथ साथ रेस्पिरेटरी डिजीज होने का भी खतरा बढ़ जाता है। बीजिंग के लिए अब बड़ा सवाल ये था कि क्या डेवलपमेंट की कीमत लोगों के हेल्थ से चुकानी होगी या बीजिंग फिर से साफ आसमान देख पाएगा। लेकिन बीजिंग ने हार नहीं मानी। 2013 में बीजिंग ने एयर पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई शुरू की। बीजिंग सरकार ने पॉलिसी, मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पब्लिक पार्टिसिपेशन की हेल्प से पॉल्यूशन को कम करना शुरू किया। इसके लिए बीजिंग सरकार ने 4 बड़े कदम उठाए। स्टेप 1, मेजर पॉल्यूशन। 2016 में बीजिंग ने इंटीग्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में इस्तेमाल किए गए मॉडर्न टूल्स जैसे सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसरिंग, लेजर रडार सिस्टम, डेंस PM 2.5 मॉनिटरिंग नेटवर्क सिस्टम। अब जमीन का हर हिस्सा ट्रेस किया जाने लगा। यह पता लगाया जाने लगा कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट से हो रहा है या इंडस्ट्री से हो रहा है, किस समय हो रहा है, किस समय पॉल्यूशन पीक पे है। स्टेप 2, सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। स्टेप 2 में बीजिंग सरकार ने ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर पर एक्शन लेना शुरू किया। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अर्बन प्लानिंग में चेंजेस किए। मेट्रो एक्सपेंशन को प्रायोरिटी दी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही कम कार्स इस्तेमाल होंगी। इससे व्हीकल एमिशन घटेगा। पार्किंग स्पेस कम किए गए। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को धीमा किया गया। ऐसे इलाके बनाए गए हैं जहाँ घर, ऑफिस, दुकानें, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन सब कुछ एक जगह पे हो। लोगों को रोज लंबी दूरी ना तय करनी पड़े। गोल क्लियर था, प्राइवेट कार्स पे डिपेंडेंसी कम करना और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना। धीरे धीरे बीजिंग की सड़कें साइकिल फ्रेंडली पाथ, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भरने लगी। इसमें सबसे मुश्किल था कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। बीजिंग की खराब हवा के पीछे कोल बर्निंग का सबसे बड़ा योगदान था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की एक रिपोर्ट बताती है कि 2005 में बीजिंग में कोल टू गैस ट्रांसमिशन शुरू हो गया था। बिजली और हीटिंग के लिए जहां कोयला जलाया जाता था, वहां धीरे धीरे नेचुरल गैस से रिप्लेस किया जाने लगा। 2017 तक बीजिंग ने 11 मिलियन टन तक कोयले का इस्तेमाल करना कम कर दिया। जो फैक्ट्री पुरानी थी
और कोयले पे चलती थी उनको मॉडर्नाइज किया गया या बंद कर दिया गया। स्टेप 3, एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। बीजिंग के नॉर्थ बॉर्डर पर सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर पेड़ लगाए। एक तरह से पूरा ग्रीन वॉल खड़ा किया गया ताकि मंगोलिया से आने वाली धूल, सैंड स्टॉर्म को शहर तक पहुंचने से रोका जा सके, जो बाद में बीजिंग की हवा को साफ रखने के लिए सबसे बड़ा स्टेप साबित हुआ। स्टेप 4, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट शिफ्ट। चौथे स्टेप में बीजिंग सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऐसे डिसीजन लिए जिसे करना बहुत ही मुश्किल था और उसे इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग था। यह डिसीजन था लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम, जिसका यह मतलब है कि अगर आप बीजिंग में कार खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको लाइसेंस प्लेट जीतनी होगी, और वो भी लॉटरी में। हर महीने लिमिटेड लाइसेंस नंबर प्लेट की लॉटरी निकलती है और जिसका नाम आता है सिर्फ वो ही कार खरीद सकता है। 2011 में शुरू हुआ यह सिस्टम अभी भी लागू है। इसके साथ साथ ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया। ऑड इवन सिस्टम में आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट यह तय करता है कि आप किस डेट पे गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट की लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 है तो आप ऑड डेट्स पर गाड़ी चला सकते हैं, और अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो आप इवन डेट को गाड़ी चला सकते हैं। स्क्रैपिंग इंसेंटिव पॉलिसी लाई गई, जिससे अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं और नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको एक सब्सिडी दी जाती है। लो एमिशन जोन बनाए गए, जिसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा एमिशन छोड़ती है तो आप रेस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं जा सकते। इन सब से बीजिंग में भले ही गाड़ियां बढ़ रही थीं, लेकिन टोटल पॉल्यूशन एमिशन में कमी आ रही थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी पुश मिला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना रिलायबल बना दिया गया कि लोग खुद ही इसका इस्तेमाल करने लगे। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट बताती है कि नेशनल लेवल पर पॉल्यूशन रिस्ट्रिक्शन किसी भी इंसान की उम्र को 2 से 5 साल तक बढ़ा सकती है। 2013 से 2022 के बीच चाइना ने पॉल्यूशन को लगभग 41% तक कम कर दिया। इसका यह मतलब है कि सिर्फ 9 सालों में चाइना ने अपनी हवा में इतना सुधार कर लिया जितना करने में कई देशों को सालों लग जाते हैं। बीजिंग ने तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन दिल्ली अभी भी स्ट्रगल कर रही है। दिल्ली का एवरेज AQI पिछले कुछ सालों में 500 के पार पहुंच गया है। हम ऐसे हालात रोज़ देख रहे हैं जहां AQI 500 के पार चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी वैसी की वैसी चल रही है। स्कूल खुले हुए हैं, ट्रैफिक जारी है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं और सरकार के द्वारा कोई मेजर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां हवा में पॉल्यूशन अगर खतरनाक स्तर की सीमा पार कर जाए तो वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पेरिस में जब पॉल्यूशन एक स्तर से ज़्यादा चला गया था तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया था और लोगों को घरों में रहने और गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी गई थी। बीजिंग ने एयर पॉल्यूशन को इमरजेंसी माना, लेकिन हमने इसे अपना रूटीन बना दिया। असली सवाल ये नहीं है कि हवा कितनी ख़राब है, असली सवाल ये है कि हम हवा को साफ़ करने के लिए कितने तैयार हैं। अगर बीजिंग ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।